हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर सेकंड मनोविज्ञान विषय में चैप्टर पढ़ाऊंगी अभिवृत्ति एटीट्यूड। इससे पहले चैप्टर में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ, जिसमें समाज मनोविज्ञान का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसकी प्रकृति और समाज मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। ये आपका फर्स्ट यूनिट का अगला चैप्टर है, एटीट्यूड या अभिवृत्ति। अभिवृत्ति किसे कहते हैं? अभिवृत्ति देखा जाए तो एक प्रकार की किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी समूह, संस्था के प्रति व्यक्ति के विचार हैं। ये विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं और तटस्थ भी हो सकते हैं। तो अभिवृत्ति एक प्रकार का विचार, एक प्रकार की भावना है किसी भी स्थिति के प्रति। तो समाज मनोविज्ञान में अनेक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे नेतृत्व, प्रचार, जनमत, अनुकरण, अफवाह, भीड़, तनाव, फैशन आदि। और इसमें अभिवृत्ति भी एक इसकी मौलिक समस्या है, जिसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। समाज मनोविज्ञान की अनेक समस्याएं इस मौलिक समस्या से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होती हैं। अनेक समाज मनोवैज्ञानिकों ने समाज मनोविज्ञान अभिवृत्ति की समस्या की महत्व को स्वीकार ही नहीं किया है, बल्कि इसको अपनाया भी है। देखा जाए तो जो अभिवृत्ति शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एप्टस से हुई है, जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। हर्बर्ट स्पेंसर ने 1862 में सर्वप्रथम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की किताब में इसकी चर्चा की है। सामाजिक व्यवहारों के दिशा निर्धारण में अभिवृत्तियों का बहुत अधिक महत्व है। मतलब अभिवृत्तियां हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को एक दिशा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि समाज मनोवैज्ञानिकों में अभिवृत्तियों के अध्ययन का बहुत ही महत्व है। अगर इसके परिभाषा की हम देखें तो किम्बल यंग ने 1960 में इसकी परिभाषा दी। उनका कहना था कि आवश्यक रूप से अभिवृत्ति पूर्व ज्ञान रूपी प्रतिक्रिया का स्वरूप और क्रिया का प्रारंभ है, जिसका पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रतिक्रिया की इस तत्परता में किसी प्रकार की विशिष्ट या सामान्य परिस्थिति निहित रहती है। इसी प्रकार से जेम्स ड्रेवर ने 1978 में कहा कि अभिवृत्ति मत, रुचि अथवा उद्देश्य की एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है, जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और उचित प्रक्रिया की तैयारी निहित होती है। जेम्स ड्रेवर की इस परिभाषा में अगर हम देखें तो अभिवृत्ति जो है वो उसको मत कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, जो एक हद तक स्थायी होती है और एक विशेष प्रकार का इसमें आशा किसी भी उचित प्रक्रिया के प्रति होती है। तो जेम्स ड्रेवर ने ये संपूर्ण परिभाषा अभिवृत्ति की दी है। इसके अलावा भी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। सीकॉर्ड और बैकमैन ने ये कहा कि अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियंत्रित भाव, विचार और कार्य करने की पूर्ववृत्ति ही अभिवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से हम देखें तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभिवृत्ति में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसको अभिवृत्ति की प्रकृति भी कह सकते हैं और विशेषता भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सी ये विशेषताएं हैं अभिवृत्ति की, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? इसमें जो सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। अर्थात जन्म के समय शिशु अवस्था में या बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थिति के प्रति कोई मत, कोई विचार, कोई अभिवृत्ति नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे समाज में रहकर व्यक्ति इसको सीखता है। और जैसे भोजन करना व्यक्ति सीखता है, भोजन के संबंध में व्यक्तियों की अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो अभिवृत्तियों के सीखने में व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव और जो कुछ वो देखता है उसका काफ़ी महत्व है। तो अभिवृत्ति
जन्मजात नहीं होती बल्कि ये सीखी हुई होती हैं। दूसरी जो विशेषता है अभिवृत्ति की वो है कि अभिवृत्ति बहुत कुछ स्थायी होती है। अर्थात एक बार जब कोई मत, कोई विश्वास, कोई अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति निर्मित हो जाती है तो वो काफ़ी कुछ स्थायी होती है और व्यक्ति उसमें यद्यपि समय समय पर कुछ उसमें परिवर्तन भी करता रहता है और उसके जो अनुभव रोजाना के होते हैं उनके आधार पर उसके अभिवृत्तियों में परिवर्तन भी होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि तुरंत ही कोई भी अभिवृत्ति परिवर्तित हो जाए। जब व्यक्ति का पर्यावरण और समाज और जो समाज है दूसरे पर्यावरण में चला जाता है, व्यक्ति का पर्यावरण और समाज छोड़कर व्यक्ति अपने दूसरे पर्यावरण में चला जाता है तो उसकी अभिवृत्तियां भी नए समाज और पर्यावरण के अनुसार बदल जाती है। अर्थात जिस पर्यावरण में व्यक्ति रहता है अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसकी अभिवृत्तियां भी कई बार परिवर्तित हो जाती हैं। अभिवृत्तियों में निरंतरता और स्थिरता का गुण अवश्य होता है, परंतु अभिवृत्तियां पुनर्गठित होती रहती हैं और यह पुनर्गठन तभी होता है जब व्यक्ति दूसरे लगभग स्थायी वातावरण और समाज में आता है, उसको मतलब डिफरेंट वातावरण देखने को मिलता है। तीसरी जो विशेषता है अभिवृत्तियों की वो है अभिवृत्तियों में विषय वस्तु संबंध। अर्थात प्रत्येक अभिवृत्ति की पृष्ठभूमि में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, परिस्थिति या उत्तेजना होती है। बिना पृष्ठभूमि के कोई अभिवृत्ति निर्मित नहीं होती, इसलिए अभिवृत्तियों की उत्पत्ति और विकास शून्य में नहीं हो सकती। उसके पीछे कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है जिसमें वो अभिवृत्ति निर्मित होती है और अभिवृत्तियों का विकास और उत्पत्ति तभी होती है जब इसकी पृष्ठभूमि में कम से कम दो पक्ष अर्थात विषय और वस्तु होते हैं। विषय वह व्यक्ति है जिसमें अभिवृत्ति की उत्पत्ति और विकास होता है और वस्तु कोई भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु समूह, समस्या या स्थिति हो सकती है। तो दो बीच व्यक्ति और उससे संबंधित जो भी परिस्थिति है या कोई वस्तु है, कोई विशिष्ट व्यक्ति है, उसके बीच में अभिवृत्ति निर्मित होती है। तो अभिवृत्ति में विषय वस्तु संबंध की विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा जो अगला गुण है अभिवृत्ति में वो है कि अभिवृत्ति प्रेरणात्मक और क्रियात्मक होती है। मतलब अभिवृत्ति जिस व्यक्ति के प्रति मान लीजिए हम सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तो उसके प्रति हमारी कोई ना कोई भावात्मक प्रतिक्रिया, कुछ ना कुछ मतलब उत्तेजना उसके प्रति होती है और व्यक्ति उसके प्रति ध्यान देता है। तो अभिवृत्तियों में एक प्रेरक तत्व होता है। जिस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होती है व्यक्ति उससे दूर भागता है, उससे बचने का प्रयास करता है। तो इस तरह से अभिवृत्तियां व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, घटना और परिस्थिति के संबंध में एक विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है और ये विशेष प्रकार की प्रक्रिया जो है वो क्रिया है वो सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ तीनों प्रकार की हो सकती है। अगली जो विशेषता है अभिवृत्ति की वो है अभिवृत्ति व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। दिशा प्रदान करने से मतलब है कि अभिवृत्ति जैसी भी होगी उसी तरह का व्यवहार व्यक्ति किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति करेगा। अभिवृत्ति मानव व्यवहार को प्रभावित ही नहीं करती बल्कि उनको एक दिशा भी प्रदान करती हैं। व्यक्तियों में आकर्षण, विकर्षण, घृणा, प्रेम, रुचि, अरुचि, पक्ष, विपक्ष आदि का जो मूल कारण है वो हमारी अभिवृत्तियां ही हैं। जिनके प्रति हमारी रुचि होती है, जिनके प्रति प्रेम होता है, आकर्षण होता है, उनके प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया भी करता है और उनसे निकट संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का ज्ञान हो जाने पर उसके व्यवहार को हम अपेक्षाकृत सरलता से समझ सकते हैं। अभिवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति के भविष्य के व्यवहार के संबंध में भी काफ़ी कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि प्रायः व्यक्ति अभिवृत्तियों के निर्देशन में ही कार्य करता है।
अगली जो अभिवृत्ति की विशेषता है वो है अभिवृत्तियां संवेग और अनुभूति से संबंधित होती हैं। एक वस्तु या परिस्थिति के संबंध में भिन्न भिन्न अभिवृत्तियों के कारण जब वाद विवाद होता है तो ऐसी अभिवृत्तियों का संबंध अनुभूतियों और संवेगों से होता है। मतलब अभिवृत्तियों के साथ कोई ना कोई संवेग, सुख का, दुख का, नकारात्मक सकारात्मक संवेग जुड़े रहते हैं। और सामाजिक अभिवृत्तियां एक समाज के कुछ व्यक्तियों को छोड़कर उस समाज के सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं। बहुधा यह सामाजिक अभिवृत्तियां सामाजिक परिस्थिति या समस्याओं के संबंध में होती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभिवृत्तियों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं और जिसके आधार पर अभिवृत्तियों के आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार को, उसके सामाजिक व्यवहार को सरलता से समझ सकते हैं। और अभिवृत्तियां जो हैं व्यक्ति को एक तरीके से दिशा दिखाती हैं कि उसको किस दिशा में किस प्रकार का कार्य करना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। दिशा निर्देश करने का अभिवृत्तियों का एक तरीके से काम होता है। और अभिवृत्तियां हमें प्रेरित करती हैं किसी भी समाज, किसी स्थिति, किसी व्यक्ति के प्रति कि हम कैसा व्यवहार करें। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर नकारात्मक अभिवृत्ति है तो हम उससे दूर होना चाहेंगे, और जिस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है उसके पास हम सहयोगपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसके प्रति उससे निकटता बनाए रखेंगे। तो इस तरह से अभिवृत्तियों को समझना सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया अभिवृत्तियों की परिभाषा, अभिवृत्ति किसे कहते हैं, अभिवृत्ति की परिभाषाओं के आधार पर अभिवृत्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये मैंने आपको विस्तार से बताया। तो मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।